तो आज का हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक। अलग अलग प्रकार के जो बैंक होते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी है, मतलब बैंक्स का कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स में भी है, 9th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स में है जो हम देखेंगे। एग्जाम में जब भी ये शॉर्ट नोट पूछा, हो सकता है बड़े क्वेश्चन में भी आए। ये कितने बार पूछा है एक बार देख लो। काफी बार पूछा है। 2000 ये 18 है इधर, ठीक है ना। सो ये 1 2 3 4 5 बार पूछा है। सो जब भी एग्जाम में पूछेंगे तुम वापस ए बी सी डी ई एफ फॉर्म में लिखोगे, लेकिन 4 मार्क का रहेगा तो यू कैन कीप इट ए बी सी, ठीक है। और फिर डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद द डी पार्ट यदि एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है तो, वरना 8 मार्क का पूछा तो ए बी सी डी ई एफ और जी तुम्हारा होगा टाइप्स ऑफ बैंक, करेक्ट। सो अभी एक एक करके हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में तुम्हारा टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन जिसमें एक लिस्ट तुम्हारे सामने आना है। तुम्हारा क्लास नोट्स पेज नंबर 46 बाजू में रखना। सो एक एक करके मैं बताऊंगा अभी तुमको। हर एक टाइप को, हर एक मेथड को ठीक से समझना है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले है सेंट्रल बैंक। याद रखो, वर्ल्ड में करीबन 200 देश है और हर एक देश में बैंक्स का एक तो हेड होता है। उस हेड को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। इंडिया में उस सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोलते हैं। अमेरिका में फेडरल बैंक बोलते हैं। चाइना में आई थिंक इट इज द बैंक ऑफ चाइना। सो ये सेंट्रल बैंक का क्या काम है और क्या चीज है। पहले तो सेंट्रल बैंक प्राइवेट था इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ, उसका नाम इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 के तहत ये हुआ। आजादी के बाद भारत ने उसको पूरा प्राइवेट से हटा के नेशनलाइज कर दिया 1949 में। नाउ इट इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट के उसके शेयर्स, शेयर बाजार में उसके शेयर्स नहीं है। वो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता। सारे कमर्शियल बैंक से, सारे बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के पास रहता है। सब बैंक्स का एक हेड है आरबीआई, ठीक है। बैंकर्स बैंक मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू है, 2 रुपए के आगे के नोट्स, ठीक है। अब इस पे तुमको लिखना है 3 से 4 लाइन। इस पे 50 लाइन लिखोगे तो बाकी में पॉइंट्स या टाइम नहीं मिलेगा। ये तुमको इकोनॉमिक्स में फंक्शंस ऑफ कमन सेंट्रल बैंक है, उसमें तुम लिख सकते थे। नाउ यहाँ पे 3 4 लाइन ही लिखना है। और 3 4 लाइन में भी जो इसके बाद वाला वीडियो रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, उसके पॉइंट्स भी तुम यूज कर सकोगे। नेक्स्ट आ रहा है कमर्शियल बैंक। सिंपल सी भाषा में कमर्शियल बैंक का जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइडर के बारे में बात किया जाता है, जो व्यापार और इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म कर्जा देता है। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ, ये शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1 ईयर। तुम बोलोगे फिर लॉन्ग टर्म, उसके लिए अलग से बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक, ठीक है। हालांकि ये जो नाम है डेफिनेशन का, ये बदल रहा है। मेरे टाइम में यदि होम लोन चाहिए तो एचडीएफसी था, अकाउंट खुलवाना है तो एसबीआई था, ठीक है। अभी होम लोन के लिए एसबीआई भी है, अकाउंट खुला। सो अभी जो बाइफर्केशन है ये काफी कम हो गया है। सब बैंक सब प्रकार के लोन आजकल देते हैं। सो कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म बोलते हैं। उसमें 3 प्रकार है। पब्लिक सेक्टर, जिसमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट के ओल्ड शेयर्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तुम बोल सकते हो इंडिया का पहला बैंक, जिसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान बोलते थे। आगे चलकर 3 अलग अलग बैंक्स मर्ज होके वो एसबीआई बना।
और अभी भी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सब मर्ज हो गए, एसबीआई में आ गए। और इंडिया का नंबर 1 बैंक है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, और एशिया का एशिया वर्ल्ड में टॉप 50 बैंक्स में शामिल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 लाख एटीएम में तो 50,000 एटीएम इसके ही है, किसके? एसबीआई का है, करेक्ट। ये पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है देखा जाए तो इसमें ज्यादातर शेयर्स इसका है, गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड बोल सकते हैं, लेकिन जिसके शेयर्स मार्केट में रहते हैं एचडीएफसी बैंक। तुम कंफ्यूज नहीं करना बिटवीन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो होम लोन के लिए पैसा देती है, और एचडीएफसी बैंक नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन करती है। जैसे कि पहले आईडीबीआई और आईडीबीआई बैंक अलग था, अभी दोनों मर्ज होके एक ही हो गए। हालांकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज नहीं हुए, अभी भी ये दो अलग कंपनीज हैं विद डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर में तुम्हारा यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर में माना जाता है। तीसरा कमर्शियल बैंक में फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स है जिसके हेडक्वार्टर्स फॉरेन कंट्री है में है, बट हैज गॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है ना। फॉरेन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद में फॉरेन बैंक्स काफी बड़ा है। HSBC ले लो, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, सिटी बैंक ले लो। लेकिन सिटी बैंक ने एक गलती तो की है इंडिया में। वो गलती ऐसी थी कि नासिक में तुमको सिटी बैंक था, इधर था मॉडल कॉलोनी में भोसला के ठीक सामने, ठीक है, वहां पे था। तो सिटी बैंक में अकाउंट खुलाना हो, सबसे बेसिक गरीबों का अकाउंट मतलब 25 लाख रुपया। सो सिटी बैंक के लिए 25 लाख से कम तुम अकाउंट खुला नहीं सकते थे। और एक दूसरा अकाउंट का कैटेगरी था 50 लाख, तीसरा कैटेगरी था 75 लाख। कौन डालेगा इसमें पैसा? सो इतने सालों में सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड फेमस है, लेकिन वो इंडिया में इतना डेवलप किया नहीं है, कर नहीं पाया, ये बेसिक क्राइटेरिया की वजह से। और अभी उसने अपना इंडिया के ऑपरेशन समेट के एग्जिट करने का प्लान किया है। इंडिया को होना ही था ना। 25 लाख नासिक में कितने लोग ओपन करेंगे? 100 लोग, 200 लोग, 300, उसके ऊपर तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेविंग्स बैंक। अभी अपने देश में करीबन 6 लाख गांव है, बैंक्स लिमिटेड है। पब्लिक सेक्टर में 12 करीबन बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर में 26 बैंक्स है। सब लोग कितने अपने ब्रांचेस खोलेंगे गांव में? अब ब्रांचेस खोलेंगे तो बैंक चलने के लिए मेन धंधा कैसे चलता है? लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, कर्जा देते हैं, और डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट में कमाई करते हैं, ठीक है। जो डिपॉजिट में 3% दिया लोगों को, जो डिपॉजिट किया लोगों ने, और उसी पैसे से कर्जा दिया जिसपे 7% चार्ज किया, 4% बैंक का कमाई, रीजनेबल है। लेकिन अभी गांव में 50% कर्जे डूबते हैं। सो बैंक को तो डिपॉजिट मिल रहा है जो लौटा रहा है, लेकिन कर्जा जो दे रहे हैं उसमें तो आधे डूब रहे हैं, इसलिए कोई भी गांव में जाना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि गांव में बैंकिंग की आदत लगी नहीं है, इसलिए इंडिया में अकाउंट्स बहुत कम थे। जनधन योजना जो बीजेपी ने लाया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद काफी बढ़े हैं। तो सेविंग्स बैंक एक ऐसा बैंक है। अभी क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में इंडिया में वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस है, करीबन 1,51,000 1.5 लाख पकड़ लो पोस्ट ऑफिस है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगा। अब पोस्ट ऑफिस में गांव में तो रहेगा ही, ठीक है ना, पिन कोड के हिसाब से लगभग हर गांव में तो तुमको मिल रही है, या 2-4 गांव मिलकर एक पोस्ट ऑफिस ऐसा भी पकड़ लो। तो वहां पे जाकर तुमने पैसा जमा किया तो तुमको बैंकिंग, बैंक्स तो नहीं है लेकिन सेविंग्स बैंक के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेविंग्स बैंक ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग गांव में और ऐसे छोटे छोटे जगह पे डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस और कमर्शियल बैंक्स, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का रोल आता है, करेक्ट। सो ये होता है सेविंग्स बैंक। डेवलपमेंट बैंक्स अभी कैसे होता है, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के डेफिनेशन के लिए माना जाता है कि शॉर्ट टर्म लोन ये लोग देते हैं,
ठीक है ना, which can be bank overdraft, cash credit, cash loan, but normal time frame is 1 year or less. नासिक में जब आईसीआईसीआई बैंक आया था 20 तो नहीं शायद 30 साल पहले 90s में आया था, तो वहां पे तुमको कर्जा चाहिए, तुम बैंक के अंदर जाओगे तो बैंक सबसे पहले सवाल पूछेगा 3 करोड़ के ऊपर चाहिए तो हमारे पास आओ, वरना हमारे पास आओ ही मत। उनका क्राइटेरिया 3 करोड़ था। आज तुम 30,000 के लिए जाओगे तो भी स्वागत करेंगे, क्योंकि वक्त बदल गया है। तो आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक भी अलग था। आईसीआईसीआई तो 1955 में फॉर्म हुआ था और आईसीआईसीआई बैंक करीबन 1990s में। बोलते ना फादर इज आईसीआईसीआई, सन इज आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक इतना फास्ट आगे बढ़ा कि सन ने फादर को खरीद लिया। सो आईसीआईसीआई बैंक मर्ज विद द आईसीआईसीआई, दोनों एक हो गए। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक एक नहीं हुआ है। सो जो डेवलपमेंट बैंक्स है, अब आईएफसीआई एग्जांपल लेना ज्यादा अच्छा, क्योंकि आईएफसीआई बैंक कोई है नहीं। ये लोग डिपॉजिट नहीं लेते लोगों से कर्जा, ये लोग इंडस्ट्री को कर्जा देते हैं लॉन्ग टर्म बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, 5 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक भी बोलते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट में मदद करते हैं इंडस्ट्री को। ना लॉन्ग टर्म कैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट, अभी जहां पे ओला करके जो टू व्हीलर का फैक्ट्री आया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टू व्हीलर फैक्ट्री होगा, ठीक है, तो उसको जो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल लगेगा, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है ना, तो इसके लिए लोग कर्जा देते हैं बहुत बड़े बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए। हो सकता है शेयर्स का भी जब मार्केट में पैसा कम लोगों ने दिया तो अंडरराइट भी करते हैं, तो चलो बाकी का पैसा हम दे देते हैं उसके तौर पर। सो ये डेवलपमेंट बैंक्स हुआ, एग्जांपल आईएफसीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काफी फेमस है। फिर नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स। अभी 11th स्टैंडर्ड में हमने 4th चैप्टर ऑफ ओसी में सीखा था व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कम से कम 10 लोग मिलकर शुरू करते हैं, और एक और खासियत है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि उनपे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1960 शुरू होता है। सो जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स है अपने महाराष्ट्र में, सबसे पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स होता क्या है, कम से कम 10 लोग लगते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं सर्विस रहता है, सेवा देने का काम रहता है, ठीक है। और ये लोग विद इन द स्टेट काम करते हैं। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम चांसेस है कि दूसरे स्टेट में भी हो, ठीक है, मल्टी स्टेट बहुत कम रहते हैं। इनफैक्ट तुमको नासिक के कोऑपरेटिव नासिक के बाहर भी मोस्टली ना मिले, ठीक है ना, लिमिटेड टू महाराष्ट्र, और बहुत सारे तो लिमिटेड टू सिटी ही रहते हैं। तुमने नाम सुने होगा, झूलेलाल बैंक, जलाराम बैंक, शायद ये नहीं सुना होगा, लेकिन सारस्वत बैंक जरूर सुना होगा, रूपी बैंक, बिजनेस बैंक, ठीक है ना, कैथलिक बैंक, थाने जनता, जलगांव बैंक, ये सब महिला सहकारी, समर्थ बैंक, ये सब लोकल लेवल पे, मतलब समर्थ, ये सब लोकल लेवल पे काम करते हैं नासिक में। अब बिजनेस बैंक ले लो, नासिक में एक महात्मा नगर में है, अशोक स्तंभ में है, नासिक रोड में है, ऐसे लोग 3 4 5 ब्रांच खोल के ऑपरेट करते हैं। सो इनका ऑब्जेक्टिव सेवा रहता है, और ये 3 टीयर सिस्टम पे काम करते हैं। टीयर मतलब यू कैन एज्यूम कि गांव में एक, सिटी में और स्टेट में, स्टेट के बाद लगभग ऑपरेट नहीं करते हैं। और कुछ कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स तो विद इन द सिटी ही होंगे, मतलब जैसे कि सपोजली झूलेलाल बैंक हो सकता है नासिक में ही हो, नासिक के बाहर नहीं हो सकता है। तो ऐसे ये लोग लोकल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका लो सारस्वत बैंक। छठवा है तुम्हारा लैंड मॉर्गेज बैंक्स। अभी क्या होता है, इंडस्ट्रियल बैंक हो गया तुम्हारा, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक 1 साल के ऊपर के कर्जे का हो गया, कमर्शियल बैंक 1 साल के अंदर का हो गया। बट व्हाट अबाउट फार्मर्स, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि गांव में ज्यादातर कमर्शियल बैंक तुमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आधा कर्जा डूबता है और गवर्नमेंट माफ भी करता है, मतलब गवर्नमेंट फार्मर्स को माफ करता है, मतलब पैसा बैंक्स को देता है।
लेकिन ये माफ कितना होता है 1.5 लाख। अब ट्रैक्टर के लिए 5 लाख का कर्ज लिया तो गवर्नमेंट माफ तो करेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 1.5 लाख तक। और जैसा दिखाया जाता है कि माफ है, तो हो सकता है फार्मर्स वेट करें कि गवर्नमेंट माफ कर देगा। और 5 लाख में से 1.5 लाख माफ, फिर भी 3.5 लाख के आसपास घाटा होता है बैंक्स को। सो लैंड मॉर्गेज बैंक्स क्या करता है, जमीन को गिरवी रख के लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर के लिए फार्मर को लोन देता है। सो ऐसे टाइप के बैंक्स को लैंड मॉर्गेज बैंक्स बोलते हैं। ये एक अच्छी बात ऐसी रहती है कि जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं, जिसको इंडिजिनियस बैंकिंग जो 10वें पॉइंट में आएगा, जो कि श्रॉफ सेठ साहूकार, ये लोग का ब्याज दर 3%, 2.5, 3, 2, 3 रहता है, जो कि साल का 30 से 35% चला जाता है। लैंड मॉर्गेज बैंक करीबन 10 से 15 के बीच में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो अफोर्डेबल लेवल पे रहता है और चीटिंग भी होने का चांस नहीं रहता है, जो कि इंडिजिनियस बैंकिंग वाले लोग करते हैं। इंडिजिनियस बैंकिंग अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स जो है उसमें 3 प्रकार है, ठीक है ना। एक एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक सिडबी है, एक नाबार्ड है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले है स्पेशलाइज्ड बैंक्स में एग्जिम बैंक। अभी एक्सपोर्ट नाम से पता चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कर्जा देते हैं। ये ऑपरेट कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी जब भी हम एग्जिम बैंक की बात करते हैं, तुमको एक ऑर्डर मिला। सपोज एक कंपनी है जिसको एक 10 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, ठीक है। अभी चल रहा है अगस्त, तुमको डिलीवर करना है सितंबर 1 तक और पेमेंट आएगा अक्टूबर में। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि तुमको रॉ मटेरियल कॉस्ट सब मिलाकर 6 लाख का खर्चा आएगा, 6 से 7 लाख का खर्चा आएगा। तुमने 10 लाख का कोटिंग किया है सामने वाले को, तो अभी तुमको 7 लाख की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारे पास कैश कम है, तो तुम एग्जिम बैंक को अप्रोच करते हो। सामने वाले ने जो ऑर्डर दिया है, जिसको इंडेंट बोलते हैं, वो दिखाते हो कि देखो हमारे पास 10 लाख रुपए का ऑर्डर है, लेकिन हमको बनाने के लिए पैसे नहीं है, कम है। तो एग्जिम बैंक तुमको प्री शिपमेंट क्रेडिट देगा, शिपमेंट से पहले का क्रेडिट देगा। ब्याज दर भी नॉमिनल रहता है, 10 से 14% के आसपास पकड़। और एक्सपोर्ट सितंबर 1 होने के बाद तुमको बाकी पेमेंट्स भी करने हैं, लेकिन तुमको से अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से पेमेंट आएगा तुमको अक्टूबर में। लेकिन सितंबर टू अक्टूबर जो तुमको कंपनी चलाना है, उसके लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो इसको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट भी बोल सकते हो। मतलब ये शॉर्ट टर्म इन नेचर रहता है, नॉर्मली 1 साल के अंदर रहता है, 2-3 महीने में तुम फेड दोगे, पैसा लौटा दोगे, क्योंकि तुम एक्सपोर्ट से पहले का तुमको जो वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए वो मिल जाएगा प्री शिपमेंट। फिर पैकिंग क्रेडिट हो सकता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट हो सकता है। सो ये गवर्नमेंट का फॉर्म किया हुआ बैंक खास करके एक्सपोर्टर या इंपोर्टर की मदद के लिए है, इसको एग्जिम बैंक बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिडबी। अभी क्या होता था कि आईडीबीआई एक समय, अभी तो आईडीबीआई बैंकिंग में ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन आईडीबीआई एक समय इंडस्ट्री, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को 100 करोड़ 500 करोड़ के लिए लोन देता था। अभी सपोजली नासिक में तुमने बिल्डर्स लोगों ने सिर्फ 3 रूम किचन या 4 रूम किचन के फ्लैट बनाए, तो वो सिर्फ अपर मिडिल क्लास और रिच लोग को ही केटर करेंगे। बट अभी भी तुम अंबड़ साइड, सातपुर साइड जाओगे, नासिक रोड साइड, वहां पे अभी भी 1 रूम किचन बनता है, 2 रूम किचन बनता है, ठीक है ना। छोटे फैमिलीज हो और कॉस्ट कम रखना हो, तो बड़े बड़े बिल्डर साफ मना कर देंगे, 1 रूम किचन में मार्जिन नहीं है, ठीक है। सो कोई तो होना चाहिए संस्था जो छोटे छोटे फ्लैट्स भी बनाए, हर बार बड़े फ्लैट थोड़ी चलेंगे। एक लग्जरी एरिया में जैसे कि महात्मा नगर, मॉडल कॉलोनी, ठीक है, समर्थ नगर, इधर तुमको 1 रूम किचन और 2 रूम किचन भी मिलना मुश्किल है।
सब रूम किचन और लग्जरियस एमिनिटीज के साथ मिलेगा। सो आईडीबीआई बड़े बड़े लोन्स देता था। तो ऐसा सोचो, आईडीबीआई ने एक छोटा सा बैंक बनाया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का काम है कर्जा देना, और यदि तुमको 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा चाहिए शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट अमाउंट, तो आईडीबीआई के पास जा सकते थे। आज भी है सिडबी, और बोल सकते हैं तुम कि आईडीबीआई को ही उन्होंने, आईडीबीआई का एक छोटा हिस्सा, जैसे अशोका बिल्डकॉन या कायडा कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को उन्होंने, वो तो बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटा अशोका माइनर कंस्ट्रक्शन नाम का, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा सपोजली ओपन किया। तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वो माइनर के नाम पे करेंगे, और बड़े प्रोजेक्ट्स इसके नाम पे करेंगे, अशोका बिल्डकॉन के नाम पे। तो आईडीबीआई का एक छोटा रूप है सिडबी, जो स्मॉल इंडस्ट्री, क्योंकि तुम छोटे इंडस्ट्रीज को इग्नोर नहीं कर सकते, और स्मॉल एंड मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो इंडिया के जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इंडिया में तुम सिर्फ रिच लोग को पकड़ो, 120 करोड़ में तुमको मुश्किल से 5 से 10 करोड़ रुपया लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा साल में कमाने वाले 4-5 करोड़, लाखों में, करोड़ तो भूल जाओ, लाखों में ही मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट इज, ये हो गया 8वां, एक्सचेंज बैंक। अब ये एक्सचेंज बैंक क्या है, जैसे कि तुम जाते हो कॉलेज रोड में 2 बैंक है, थत्ते नगर में, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अभी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सिर्फ ऑथराइज्ड बैंक्स ही के पास ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तुम मेरे पास $1 लेकर आते हो, मैं तुमको 75 रुपीज देता हूँ, वो कायदे से गुनाह है। करेंसी का एक्सचेंज करने का अधिकार सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर्स के पास है। Authorized dealers में कुछ banks can be authorized dealer also other than the banking operation, जैसे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे जब तुम जाओगे तो ये लोग बोलेंगे हम डॉलर खरीदते हैं 75 में, बेचते हैं 77 में। सो अब ये डॉलर लगेगा क्यों? फॉरेन से तुमने कुछ खरीदा है, उसके पेमेंट के लिए तुमको घूमने जाना है, जैसे कि तुमको दुबई जाना है, तो तुम 40,000 रुपया या 80,000 रुपया जमा करोगे, 4,000 दिरहम्स मिलेगा, वहां पे तो दिरहम्स का करेंसी लगता है, ठीक है ना। तो ये तुम इंडियन रुपीस देंगे, बोलो तुमको दिरहम्स देंगे, फॉर्म भरवा के लेके, पूरा डिटेल्स होता है, ठीक है ना। सो जहां पे फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन भी होता है साथ में, अदर देन द बैंकिंग ऑपरेशन, उसको एक्सचेंज बैंक्स बोलते हैं, करेक्ट। ये लोग लगभग सारे एक्सचेंज में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। रीजनल, नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक। अगेन जैसे मैंने बताया, गांव में कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जाना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव से वहां पे लॉस ही होता है। क्योंकि वैसे जो फार्मर्स है डिलिबरेटली डुबाते नहीं है, मेजॉरिटी लोग डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन रेनफॉल। एक तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और अच्छे बारिश पे। बारिश जरा सा कम ज्यादा हुआ, देखो इस बार बारिश अब भी लग रहा है कुछ दिन से कि बारिश शुरू हो गया। जून जुलाई पूरा महीना चला गया, इनफैक्ट इतना बुरा हाल था नासिक का कि गवर्नमेंट ने बुधवार को पानी बंद करने का भी ऐलान किया था, और बंद भी 1-2 हफ्ते था। ये हफ्ते बंद रहेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जून जुलाई में बारिश बहुत कम हुई नासिक में। सो रीजनल रूरल बैंक्स वो बैंक है जो क्रेडिट फैसिलिटी छोटे मोटे फार्मर्स, जिनके पास बोलते हैं ना, जो लैंडलेस फार्मर्स हो या बहुत छोटे जिनके पास एकड़ जमीन हो, ऐसे फार्मर्स के मदद के लिए ये फॉर्म किया जाता है रीजनल रूरल बैंक। कमर्शियल बैंक है, लेकिन ये लोग एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ही काम करते हैं, उन गांव वालों को कर्जे का काम देना, लेकिन लिमिटेड इन स्कोप, ज्यादा बड़ा पे लोग काम करते नहीं है। सो इसको रीजनल रूरल बैंक्स बोलेंगे। और आखिर का जो टाइप्स ऑफ बैंक है उसको इंडिजिनस बैंकिंग बोलेंगे। इंडिजिनस बैंकिंग क्या होता है? ये सब जगह इंडिया में तो सब जगह चलता है। क्या होता है, अब तुम गए बैंक के पास, अर्जेंट, सपोजली आदमी की बेटी की शादी है, उसको 5 लाख रुपए लग रहे हैं अर्जेंटली पर्सनल लोन।
बैंक बोलेगा पर्सनल लोन के लिए गिरवी रखने के लिए क्या है, वो बोलेगा कुछ भी नहीं। फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो बैंक कर्जा कैसे देगा? कर्जा देने के लिए तुम्हारा रीपेइंग कैपेसिटी तो होना चाहिए ना, या तो इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए या गिरवी रखने के लिए सोना चांदी एलआईसी सर्टिफिकेट शेयर्स कुछ तो होना चाहिए। दोनों नहीं है, बट तुम्हारा कमाई अच्छा है, उस आदमी का कमाई अच्छा है, लेकिन बैंक तो मना कर देंगे। आजकल तो बैंक और भी टाइट कर दिए, आसानी से लोन देते नहीं है। जब तक तुम्हारे पेपर्स अच्छे नहीं रहे तुमको लोन मिलना ही नहीं है, क्योंकि आज बहुत डूब रहे हैं। कोविड के टाइम में तो ऐसा न्यूज आ रहा है, जो ईएमआई है हर मंथली जो इंस्टॉलमेंट आता है 1/3 ईएमआई डूब रहे हैं। डूब रहे मतलब नहीं पे कर पा रहे लोग, कि 100 में से 100 लोग का जो महीने का हफ्ता है होम लोन या जो भी लोन, होम लोन का खास करके, उसमें 33 लोग अपना हफ्ता भर ही नहीं पा रहे हैं। ये हालत है फिलहाल की। सो इंडिजिनस बैंकर्स क्या करते हैं, ये जो लोग जाते हैं जैसे गांव में सेठ हुआ, सराफ हुआ, साहूकार हुआ, महाजन हुआ, ठीक है, इनके पास जाते हैं। एक तो गांव वाले इनको, जो सेठ साहूकार महाजन, इनको जानते हैं और कर्जा दे देते हैं। मे भी वो लोग कुछ गिरवी के तौर पर कुछ ना कुछ तो लेंगे, या जबान पे या भरोसे पे भी पॉसिबल है, गाड़ी के कागजात ले लेंगे या दूसरा कुछ। लेकिन इनका ब्याज दर बहुत ज्यादा रहता है, 3 से 4% महीना। 4% महीना मतलब 48% साल का हुआ। गुजरात में करीबन 2% सुनने में आता है ये, लेकिन ज्यादातर ये रहता है, लीगल नहीं रहता है, क्योंकि ये कैश में देते हैं और लेते भी कैश में वापस है। बैंक के थ्रू होता नहीं है, इस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल है करना। और कुछ लोग नासिक में, जो मैंने सुना था, अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग इमरजेंसी में फंड्स देंगे, 10% महीने का चार्ज करेंगे। अभी कुछ बिल्डर है, उस पर कोर्ट केस हो जाएगा, उसने टाइमली कंप्लीट नहीं किया, कहाँ जाए? तो इनके पास जाकर, उसको पता है बिल्डर को कि बस लास्ट फेज में काम है, पैसा कम पड़ रहा है। तो इंडिजिनस बैंकर्स पे काफी इल्जाम में लगा इंडिया में कि वो लोग ने जमीन हड़प लिया फार्मर्स का, तो है। लेकिन इंडिजिनस बैंकिंग हर जगह पे भारत में तो मिल रही है, नासिक में भी है, तुमको अ, मिल जाएंगे लोग जो कर्जा देते हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। और ये लोग जो रहते हैं पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग रहते हैं, ऐसे तुम किसी से भी क्योंकि लोग डुबा देंगे ना। नैसर्गिक टेंडेंसी लोगों का कि जहां पे चलो नहीं दे रहा है, नहीं मांग रहा है ना, तो नहीं देने का, ये नेचुरल टेंडेंसी काफी लोग का रहता है। तो इन लोग के पॉलिटिकल पहचान और ये सब से रहते हैं, इसलिए कोई इनका डुबा भी नहीं सकता। ठीक है, सो ये तुम्हारे 10 प्रकार थे इंडिजिनस बैंकर्स के। क्या सबको सारा समझ में आ गया? यस और नो? सबको समझ में आया? यस और नो? जवाब दो। यस। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक स्टोरी मैंने बनाया है जो हम सीखेंगे। नाउ वैसे तो तुम्हारा 2 साल से एजुकेशन कॉलेज बोर्ड में तो जाना नहीं हुआ है, लेकिन जब रेगुलर कॉलेज होता है तो कॉलेज रोड में बहुत सारे बैंक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि तुम बीवाईके कॉलेज में हो। सो बीवाईके कॉलेज में सेंट्रल बैंक सबसे पहला, सब बैंक्स का राजा, ऐसे सोचो बीवाईके कॉलेज सेंट्रल बैंक है। तुम जैसे ही बाजू में आओगे, वहां पे एक बिल्डिंग है एनबीटी लॉ कॉलेज की। देखा है तुमने? नीचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पोस्ट ऑफिस है, आईसीआईसीआई बैंक है नीचे। क्या तुमने देखा है वहां पे? यस और नो? देखा है तुमने? बैड लक कि यस तुम्हारा सर। जाना हुआ नहीं है। तुम्हारा जाना हुआ तो ध्यान से देखना। उसके बाजू में जो है, बीओएके के बाजू में वाली जो बिल्डिंग है, एनबीटी लॉ कॉलेज, जहां से मैंने डीटीएल किया है वहां पे कोर्स, लॉ का कॉलेज है वो। सो उस बिल्डिंग में जैसे कि नीचे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। और
वहां पे आईसीआईसीआई बैंक है जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, उसी बिल्डिंग में नीचे राइट हैंड साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, लेफ्ट हैंड साइड में आईसीआईसीआई बैंक है, बीच में पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। या ऊपर तुम सोचो बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे आईसीआईसीआई बैंक, पोस्ट ऑफिस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, और ऊपर तुम्हारा एनपीटी लॉ कॉलेज है। सोचो एनपीटी लॉ कॉलेज में फॉरेन बैंक है। सो पहला सेंट्रल बैंक बीवाईके कॉलेज, बाजू वाला बिल्डिंग एनपीटी लॉ कॉलेज का कमर्शियल बैंक, उसमें पब्लिक सेक्टर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्राइवेट सेक्टर इज आईसीआईसीआई बैंक, ऊपर गए तो फॉरेन बैंक एनपीटी लॉ कॉलेज, इसके ठीक बाजू में ओके। तो ऐसा सोचो नीचे सेविंग्स बैंक, पोस्ट ऑफिस का बैंक होता है, पोस्ट ऑफिस से नीचे कॉलेज रोड का 422005 का जो है मतलब जो केटर करता है कॉलेज रोड वालों को, और गंगापुर रोड और आनंदवली साइड का पोस्ट ऑफिस अलग जगह पे 422013 है उधर का पिन कोड। तुमको इमेजिन कैसे करना है, बीवाईके सेंट्रल बैंक, बाजू वाली बिल्डिंग एनपीटी लॉ कॉलेज की, उसमें ग्राउंड फ्लोर में दो बैंक्स को याद रखना, आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रॉफिट भी अभी 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ा है। ऊपर एनपीटी लॉ कॉलेज इज फॉरेन बैंक। अब वापस से नीचे आओगे पोस्ट ऑफिस को सेविंग्स बैंक का रूप लेगा, ठीक है। और इनके बाजू में एक कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, दैट इज एसएमआरके। तो वहां पे सोचो एसएमआरके में लड़कियों का डेवलपमेंट होता है, एक्सक्लूसिवली गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। आई थिंक प्रोफेसर्स कुड बी मेन हो सकते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स लोग लड़कियां हैं उधर। आई थिंक बॉयज को जाने का परमिशन भी नहीं है। मैं भी मेरे 20 आफ्टर माय पिछले 25 साल में 1 या 2 बार ही जा पाया हूँ। आई थिंक एक बार कोई एग्जाम्स था, जो 12th का एग्जाम में चलता है, एग्जाम एचएससी का एग्जाम होता है ऐसे मार्केट, उधर बॉयज और गर्ल्स जा सकते हैं, बाकी केस में नॉर्मली नहीं जाते हैं, मतलब वो इट्स अ गर्ल्स कॉलेज। सो बीवाईके कॉलेज सेंट्रल बैंक, बाजू वाली बिल्डिंग कमर्शियल बैंक, उसमें ग्राउंड फ्लोर में आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर, एनपीटी लॉ कॉलेज ऊपर फॉरेन बैंक, नीचे पोस्ट ऑफिस से सेविंग्स बैंक, एसएमआरके कॉलेज डेवलपमेंट बैंक। अब तुम आगे बढ़ोगे ना, सीधा जाओगे तो भोसला कॉलेज के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, वहां पे एक बिजनेस बैंक है, मतलब तुम सीधा गए, आगे बढ़ते गए वहां पे तुमको बिजनेस बैंक मिलेगा, मतलब समर्थ नगर एक होंडा कंपनी का एक शोरूम है, साची होंडा शायद, उसके ठीक सामने तुमको ये बिजनेस बैंक मिलेगा जो कि कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। सो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम वहां से जो बिजनेस बैंक है, ठीक है, अब कैसे याद कैसे रखना है, तुमने शुरू बीवाईके कॉलेज से किया, मतलब तुम कॉलेज रोड से स्ट्रेट जा रहे हो मॉडल कॉलोनी की तरफ और समर्थ नगर की तरफ। सो तुम बीवाईके कॉलेज कवर अप किए जो कि सेंट्रल बैंक है, फिर एनबीटी लॉ कॉलेज उसके बाजू में है, वहां पे 4 पॉइंट्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई, एनबीटी, पोस्ट ऑफिस, उसके बाजू में ऐसे मार के फिर तुम गाड़ी में गए समर्थ नगर बिजनेस बैंक, फिर तुम उस रूट से वापस आए, कौन से राइट हैंड साइड के, जहां पे तुमको महालक्ष्मी का स्टोर मिलेगा किताबों का, वापस आ रहे तुम, ठीक है, श्री कृष्णा से। फिर वहां से जो सिग्नल है वहां से लेफ्ट मारते हो, वहां पे बहुत सारे बैंक है, जैसे तुम सिग्नल से लेफ्ट मारते हो राइट हैंड साइड में तुमको सबसे पहला बैंक मिलेगा लैंड मॉर्गेज बैंक। सोचो यस बैंक है जहां पे जमीन को गिरवी दे रख के लोन देते हैं, ठीक है। अभी ना एक एसपीबीबी ब्रांच है, अभी क्या था, जो विजू दावली के ठीक सामने, ठीक है, एक चाय वाला है, उसके राइट हैंड साइड में एक बिल्डिंग है, वहां पे एसबीआई का एसपीबीबी ब्रांच था। ये स्पेशल ब्रांच है, ये सब लोग यहाँ पे अकाउंट नहीं खोल पाते, इसमें मिनिमम 5000 रुपीज अकाउंट लगता है, 5000 से कम वाले को अकाउंट नहीं। और कैसे होता है, तुम्हारा सिडको में ब्रांच है ना, तो तुमने गंगापुर रोड में के एसबीआई में पैसा जमा किया तो भी चलता है, लेकिन एसपीबीबी में दूसरे बैंक का पैसा जमा नहीं कर सकते, ये एसबीआई का ही ब्रांच है, इसको नाम है एसपीबीबी। जैसे हैदराबाद में कोहिनूर बैंक है जहां पे 1 करोड़ रुपए से कम डिपॉजिट नहीं कर सकते, वहां पे बहुत सारे रईस लोग हैं, एक्सक्लूसिवली फॉर वेरी हाई रिच पीपल या हाई नेटवर्क पीपल बैंक खोला गया है। तो ये भी कॉलेज रोड में एसपीबीबी ब्रांच है, जो सिर्फ स्पेशली गिने चुने लोग के लिए ही है ये,
ठीक है, जो कि बाजू में था, अभी वो शिफ्ट होके एचडीएफसी बैंक के सामने आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, विजू दावेली के बाजू में उसी रूम में यस बैंक, सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसपीबीबी, स्पेशलाइज्ड बैंक है वो। मतलब वो नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस है, लेकिन उसमें कुछ खास है, मतलब दूसरे बैंक पे डिपॉजिट नहीं हो सकते, ऐसे ऐसा है। ठीक है, जैसे तुम आगे जाओगे ना, तुमको एक कोटक बैंक मिलेगा, कोटक महिंद्रा का बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में सबसे पहले तुम एसबीबी भी जाओगे, ठीक है, और थोड़ा सा आगे गए तो राइट हैंड साइड में देखो कोटक महिंद्रा बैंक के कॉर्नर में। यहाँ पे तुम फॉरेन करेंसी, तुम ऐसा सोचो एक्सचेंज बैंक है ये, या स्पेशलाइज्ड बैंक नहीं, ऐसा सोचो स्पेशलाइज्ड बैंक है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ऐसे सोचो। फिर थोड़ा सा और आगे गए तो तुमको कॉर्नर में आईडीबीआई बैंक मिलेगा। अभी अ, वो इधर आ गया है, एचडीएफसी के सामने आ गया, पहले वो कॉर्नर में था, गंगापुर रोड था, अभी वो इधर आ गया है। थोड़ा सा कोटक बैंक के थोड़ा आगे लेफ्ट हैंड साइड में तुमको सिडबी में आईडीबीआई मिलेगा, लेकिन सिडबी बोल दो, ठीक है। फिर उसके ठीक सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तुम एक बार गाड़ी से चक्कर मारोगे ना, तुमको ये सारे बैंक्स मिल जाएंगे, नाबार्ड है, और वहीं पे थप्ते नगर में ही एचडीएफसी बैंक भी है, तुमने देखा भी होगा। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का करेंसी एक्सचेंज होता है। फिर तुम उस सीधा गए, गोल सर्कल आएगा, वहां पे तुमको बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा, जहाँ पे रीजनल रूरल बैंक है। और ऊपर की तरफ गए गंगापुर रोड में, ठीक है ना, ऊपर की तरफ गए तो ऐसा सोचो एसबीआई जो इंडिजिनस बैंकिंग का काम करता है। तो ऐसे 10 पॉइंट से इमेजिनेशन पे है, इमेजिनेशन से ज्यादा एक बार गाड़ी निकाला, तुमने एक गोल चक्कर मार के आ गए, सारे बैंक तुमको मिल जाएंगे, तो तुम्हारे 10 के 10 पॉइंट्स याद रहेंगे। अभी क्या करो, पेन लो, ये पॉइंट्स लिख के निकालो और मुझे बताओ कितने पॉइंट्स याद रहता है।